हेलो ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एनवायरमेंटलिज्म, जिसे हिंदी में पर्यावरणवाद भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल सब्जेक्ट। पर्यावरणवाद इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नॉट पर्टिकुलरली रिलेटेड विद सोशल साइंस, इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर बिकॉज आज इन्वायरमेंट हमारे लिए एक बहुत इंटीग्रल टॉपिक बन चुका है। हर सब्जेक्ट के साथ ये जुड़ा हुआ है। इंट्रोडक्शन इसे समझते हैं वेरी कॉमन में कि जो इन्वायरमेंटलिज्म है इज़ अ ब्रॉड सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट। ये एक बहुत कहते हैं ना हम, बहुत ही व्यापक सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा है, मूवमेंट है, ठीक है। दैट एडवोकेट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट। और ये किसकी बात करता है? ये नेचुरल इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन की बात करता है। हमारा प्राकृतिक वातावरण कैसे सुरक्षित रहे, उसकी प्रोटेक्शन की बात करता है। फ्रॉम ह्यूमन इंड्यूस्ड डैमेज, जो आज ह्यूमंस, मानव के कारण जो बहुत हानि, क्षति पहुंची है पर्यावरण को, उसका क्या इलाज हो सकता है। और मानव प्रेरित क्षति, यानी जो मानव के कारण क्षति पहुंची है। इट एम्फेसाइजेस सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। ये सतत जो हमारी वी कैन से दैट, जो सस्टेनेबल मतलब जो हमेशा चलती जाए, सतत विकास प्रैक्टिसेस। कंजर्वेशन, जो हम कंजर्वेशन करते हैं, बचा कर रखते हैं। एंड पॉलिसीज दैट मिटिगेट क्लाइमेट चेंज, विच इज़ फॉर क्लाइमेट, जब बदलता जलवायु परिवर्तन हम देख पा रहे हैं, प्रदूषण, जैव विविधता, मतलब कम से कम इनको नुकसान को कम करने वाली स्थायी प्रथाओं, संरक्षण और नीतियों पर जोर देता है कि हमें किसी तरह से ऐसी नीतियाँ बनानी हैं जो डैमेज को कम कर सके, राइट, उसमें हेल्प कर सके। इन्वायरमेंटलिज्म इज रूटेड इन साइंटिफिक नॉलेज, और ये जो है वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित है। एंड एक्टिविज्म विथ वेरियस अप्रोचेस, इसकी अलग अलग अप्रोचेस, दृष्टिकोण हैं, रेंजिंग फ्रॉम डीप इकोलॉजी टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी गहन पारिस्थितिकी से लेकर सतत विकास तक इसके विभिन्न दृष्टिकोण इसमें शामिल हैं। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंटलिज्म, पर्यावरणवाद की एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो इन्वायरमेंटलिज्म रिफर्स टू द मूवमेंट, एक ऐसी विचारधारा जो प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करती है हेल्थ ऑफ इन्वायरमेंट, सिर्फ वातावरण के, इन्वायरमेंट की हेल्थ की, इम्प्रूवमेंट की, थ्रू एडवोकेसी ऑफ पॉलिसी चेंजेस, की पॉलिसी में चेंज लेकर आओ और ऐसे पॉलिसी इंडिविजुअल्स ऐसे एक्शन ओरिएंटेड हो कि वो पर्यावरण को सुरक्षित कर सके। इट इज़ कंसर्न, ये इनका जो इसका कंसर्न है, इसकी चिंता का विषय क्या रहता है? विद इश्यूज सच एज क्लाइमेट चेंज, जो आज हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन, वन जो कट रहे हैं, एयर एंड वाटर पोल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, जैव विविधता को बचा के रखना, ये सब जो है इसके मेन टॉपिक हैं, कंसर्न के टॉपिक हैं, जिसपे इसे फोकस करना है, इसे एनवायरमेंटलिज्म को। डेफिनेशंस देखते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में। एनवायरमेंटलिज्म इज कंसर्न अबाउट एक्शन एम्ड एट प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बात करती है कि इन्वायरमेंटलिज्म बस वही है, एक कंसर्न है। किस चीज़ का कंसर्न? एक्शन होना चाहिए, एम्ड, उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? प्रोटेक्ट करना इन्वायरमेंट को, बस इतना सा। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट, अ फिलॉसफी, एक ऐसा दर्शन एंड सोशल मूवमेंट, एक सामाजिक जो हम कहते हैं ना मूवमेंट अपनाना, कंसर्न्ड विद इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण की बचत, कंजर्वेशन हो, एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ ऑफ द इन्वायरमेंट, और वातावरण की जो स्वास्थ्य है, वातावरण की जो हेल्थ है, उसको और इम्प्रूव करना, ठीक है, मतलब और अच्छा बना। बैरी कॉमनर कहते हैं 1979 में, इन्वायरमेंटलिज्म इज अबाउट रिकॉग्नाइजिंग दैट एवरीथिंग इज कंसर्न, इस चीज़ को सुनिश्चित करना कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कंसर्न, कनेक्टेड हो, एंड दैट ह्यूमन एक्शंस हैव प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन नेचुरल इकोसिस्टम, ह्यूमंस के क्या इफेक्ट होते हैं उनका पता चले पारिस्थितिकी पर और इकोसिस्टम पर। नाउ की प्रिंसिपल्स देखते हैं हम इसमें। सबसे पहले कुछ वर्ड आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सस्टेनेबिलिटी क्या है? सस्टेनेबिलिटी मतलब होता है सतत विकास, जिसे हम कहते हैं। प्रमोटिंग द रिस्पॉन्सिबल यूज फॉर नेचुरल रिसोर्स फॉर फ्यूचर जनरेशन, इसका मतलब आने वाली भावी पीढ़ी के लिए हमें अपने संसाधनों को बचा कर रखना है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज को बचा कर रखना है। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, यानी हमारी जैव विविधता, विच इज बायोडाइवर्सिटी में हमारे प्लांट्स और हमारे एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स सब आ जाते हैं, विच इज लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। तो बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन जरूरी है, सस्टेनेबिलिटी जरूरी है, प्रोटेक्टिंग इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी को बचा के रखना, एंड प्रिवेंटिंग स्पीसीज, जो आज लुप्त होती प्रजातियां हैं उन्हें सुरक्षित करना कैसे भी करके। दिस इज द मेन एम ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन।
नाउ पॉल्यूशन कंट्रोल, जो आज बढ़ता प्रदूषण है उसे रोकना, रोकथाम लगाना उस पर। रिड्यूसिंग एयर, यानी हवा में जो फैलता जहरीला प्रदूषण है उसे रोकना। वाटर में एंड सॉइल पोल्यूशन को रोकना, जो मिट्टी में पोल्यूशन फैल रहा है। टू प्रोटेक्ट ह्यूमन, ताकि इससे मानव और इकोलॉजिकल पारिस्थितिकी हेल्थ यानी स्वास्थ्य सही रह सके। क्लाइमेट एक्शन लेना, क्लाइमेट के तौर पे देखना कि जो आज जलवायु है उसका क्या है। मिटिगेटिंग एंड अडेप्टिंग टू क्लाइमेट चेंज थ्रू पॉलिसीज एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, हमें पता लगाना है, अडेप्ट करना है कि आज क्या कारण है जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्यों इतना, और ये हम इससे पॉलिसीज और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस से इस चीज़ को भांप सकते हैं, इस चीज़ से हमें पता चल सकता है, इसका निवारण हम ढूंढ सकते हैं, राइट। इन्वायरमेंटल जस्टिस क्या होती है, पर्यावरणीय न्याय जिसे हम कहते हैं, व्हाट इज दैट। तो इंश्योरिंग करना दैट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, जितनी भी कम्युनिटी जिन्हें एक दरकिनार कर दिया गया, आर नॉट डिसप्रपोर्शनेटली अफेक्टेड, उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का, ठीक है। मतलब ऐसी कम्युनिटीज़ जिनको कुछ भी कोई भी रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं हो रहे हैं और सिर्फ एक हाथों में जाए, मतलब यहाँ पे साफ तौर पर कहने का मतलब है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो इसी न्याय सबको सामान्य रूप से प्राप्त होना चाहिए। तो इंश्योरिंग दैट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज आर नॉट डिसप्रपोर्शनेट, अनुपातिक, हम कहते हैं ना प्रपोर्शन में, सभी को एक अनुपात में रिसोर्सेज अवेलेबल हो, तो यहाँ पे अनुपातिक रिसोर्सेज अवेलेबल होना चाहिए, ना कि ओके डिसप्रपोर्शनेटली अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, राइट। कोई भी तरीके का इन्वायरमेंटल को क्षति हो रही है तो वो सिर्फ एक कम्युनिटी को ना हो। नाउ रीन्यूएबल एनर्जी प्रमोशन देखते हैं। रीन्यूएबल मतलब जिसे बार बार हम रीन्यू कर सकते हैं, राइट। ट्रांजेक्शनिंग फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर एंड विंड पावर पर ज़्यादा से ज़्यादा सौर ऊर्जा पर ध्यान देना चाहिए। हवा ऊर्जा जो हम बार बार बना सकते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें और ज़्यादा ट्रांजेक्शन यानी होता है हम बदल जाएं, चले जाएं, हम जैसे फॉसिल फ्यूल्स की जगह क्या अपनाने लग जाएं एनर्जी, हम सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को अपनाने लग जाएं, ठीक है, विच इज़ सन एंड विंड। तो नेचुरल है ना ये सब, तो हम रीन्यू कर सकते हैं इन्हें, तो हमें फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए क्योंकि वो तो बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं। पब्लिक अवेयरनेस और एक्टिविज्म ज़रूरी है। इनकरेजिंग पीपल टू अडॉप्ट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, अब ऐसा लोगों को ना उत्साहित करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, जगाना चाहिए, जागरूक करना चाहिए कि वो क्या करें, पीपल अडॉप्ट करें इन्वायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ों को, लाइफस्टाइल, एंड पुश फॉर पॉलिसी चेंजेस, और पॉलिसी में चेंज लेकर आए। मेजर थिंकर्स एंड थ्योरीज देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। मेजर थिंकर हैं इस चीज़ के, एनवायरमेंटलिज्म थ्योरी के, पर्यावरणवाद के। आज ये टॉपिक बहुत वास्ट हो चुका है, बहुत वाइब्रेंट टॉपिक है ये। अर्ली एनवायरमेंटल थिंकर्स देखते हैं पहले के, तो इसमें आते हैं हेनरी डेविड थ्योरियो, 1817 टू 1862 इनका टर्म है। ये एडवोकेटेड फॉर लिविंग इन हार्मनी विद नेचर इन हिज बुक वॉल्डेन। अब ये अपनी बुक वॉल्डेन में बताते हैं कि हमें लिविंग इन हार्मोनी, सभी के साथ एक सामंजस्य बनाकर रहना चाहिए, ठीक है, सद्भाव रूप से रहना चाहिए। जॉन म्यूर कहते हैं 1938 टू 1914 इनका काल, फाउंडर ऑफ द सीरिया क्लब, इंस्ट्रूमेंटल इन द क्रिएशंस ऑफ यूएस नेशनल पार्क्स, और ये जो है एक बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल क्रिएशन होता है इनका यूएस नेशनल पार्क्स में, इन्होंने ये बनाया। फिर हम देखते हैं मॉडर्न एनवायरमेंटल थिंकर, जो आज आधुनिक पर्यावरणीय जो थिंकर्स हैं, जिसमें रेचल कर्सन है, ये इनका इंपॉर्टेंट टर्म। अर्थर ऑफ साइलेंट स्प्रिंग, ये जो बुक्स है ये इंपॉर्टेंट है। अर्थर ऑफ साइलेंट स्प्रिंग 1962 विद एक्सपोज द डेंजरस ऑफ पेस्टिसाइड्स, ये बताते हैं कि आज जो केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स हैं उनका डेंजर क्या है और वो कितने ज़्यादा खतरनाक हैं, एंड लाइक डीडीटी एंड लेड टू द मॉडर्न एनवायरमेंटल मूवमेंट, और फिर और बाद में मॉडर्न आज आधुनिक एनवायरमेंट मूवमेंट की बात करते हैं, ठीक है। बैरी कॉमनर डेवलप द 4 लॉज ऑफ इकोलॉजी, ये इसमें बताते हैं, डेवलप करते हैं 4 लॉज फॉर इकोलॉजी, पारिस्थितिकी के लिए 4 लॉज, एंड एम्फेसाइजेस द इंटरकनेक्टनेस ऑफ नेचर, की नेचर को एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड किया जाए, इस बात पर ये जोर देते हैं। फिर है आर्ने नैस, ये इंट्रोड्यूस करते हैं डीप इकोलॉजी की बात करते हैं, गहन पारिस्थितिकी अध्ययन की, एम्फेसाइजिंग इंस्टिंक्ट इन्वायरमेंट वैल्यू बियॉन्ड ह्यूमन यूटिलिटी, ये इन्वायरमेंट की वैल्यू ज़रूरी है ह्यूमन उत्पादन के लिए, अपनी यूटिलिटी के लिए इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा डिमिनिश करता जा रहा है, लेकिन इसे हमें वैल्यू समझनी चाहिए। फिर जेम्स लवलॉक कहते हैं कि प्रपोज्ड द गाया हाइपोथेसिस, इन्होंने गाया हाइपोथेसिस दी है, सजेस्टिंग अर्थ
फंक्शंस, ताकि हम जो है अर्थ के फंक्शंस को समझ सकें एज अ सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनिज्म। जो अर्थ है वो एक सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनिज्म के तौर पर है। ठीक है, ये सब मॉडर्न थिंकर्स हैं। टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटलिज्म क्या क्या तरह के होते हैं पर्यावरणवाद, जिसमें सबसे पहले आता है डीप इकोलॉजी, गहन पारिस्थितिकी जिसे हम कहते हैं डीप। एडवोकेट्स फॉर इंस्ट्रिक्ट वैल्यू इन ऑल लिविंग बींग्स, जिसमें हम कहते हैं कि सभी लिविंग बींग्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू की बात करनी चाहिए बियॉन्ड ह्यूमन नीड्स। वैल्यू यानी कि हमें देखना चाहिए कि क्या ज़रूरी है आज समाज के लिए, सबके लिए, ना कि खुद की सेल्फ नीड को हम ध्यान में रखें, राइट। इको सोशलिज्म क्या होता है, लिंक्स इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी विद सोशल जस्टिस। इसका मतलब कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को, जो पर्यावरणीय सततता है, उसे हम सामाजिक न्याय से जोड़ देते हैं। क्रिटिक्स कैपिटलिज्म्स इन्वायरमेंट इम्पैक्ट, और हम किस चीज़ की आलोचना करते हैं, जो आज पूंजीवादी देश इन्वायरमेंटलिज्म के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ते हैं। जैसे हम देखते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, बड़ी बड़ी कंट्रीज होती है, वो क्या कर रही हैं, वो अपना तो डेवलपमेंट कर लेती है, लेकिन उन्हें इन्वायरमेंट से कोई, वो एटम बम बना लेगी, वो बहुत सारे न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट कर लेगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वायरमेंट को क्षति पहुंचाने का काम करती है। वो ये नहीं देखती कि हम सामाजिक तौर पे न्याय कर रहे हैं क्या सबके साथ। क्योंकि अगर अब देखिए अर्थ में तो पूरे में तो एक, मान लीजिए कंट्री ने कहीं पे कोई टेस्टिंग की है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि वो जो हवा है, वो तो नेचर तो सब जगह फैला हुआ है, तो ये तो पर्टिकुलर रीजन में रहने वाला है नहीं, उसके सारे साइड इफेक्ट्स आसपास के देशों में भी देखने को मिलेंगे। तो वो कंट्री ये नहीं सोचती कि मेरे कुछ कारण से दूसरे भी और कंट्रीज को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो नहीं, वो सिर्फ अपना डेवलपमेंट चाहती है। तो ये सोशल जस्टिस नहीं है ना, समाज के तौर पर एथिकल नहीं है ये, राइट। सो ऐसा हमें क्रिटिक करना चाहिए, इस चीज़ की आलोचना करनी चाहिए, कैपिटलिज्म जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है उनका। नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास क्या है, तो बैलेंसेस इकोनॉमिक ग्रोथ। हमें इकोनॉमिक ग्रोथ जितनी भी हो रही है, जो आज बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, उनको बैलेंस करना चाहिए। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन लेकर आना चाहिए। यूएन सस्टेनेबल, जो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसकी बात करनी चाहिए। वो पूरे वर्ल्ड में एक साथ काम करेंगे। नाउ कंजर्वेशनिज्म क्या है, फोकसेस ऑन प्रोटेक्टिंग नेचुरल एरियाज, जितने भी हमारे प्राकृतिक एरियाज हैं उन्हें बचाने की कोशिश करना। कंजर्व माने बचा कर रखना, एंड बायोडाइवर्सिटी, हमारी जैव विविधता को बचाकर रखना। पॉलिटिकल इकोलॉजी क्या होती है, राजनीतिक पारिस्थितिकी। एग्जामिन्स हाउ पावर, जो हमारी शक्ति है, पॉलिटिक्स है, सत्ता शक्ति, एंड इकोनॉमिक्स, जो हमारी अर्थव्यवस्था कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है आज इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस को, इश्यूज को। यहाँ पे पॉलिटिक्स में सब कुछ आ जाता है कि कोई कंट्री अपने लिए हर चीज़ फ्रीडमली तौर पे करती है और दूसरे कंट्रीज पे वो एक दबाव बना के रखती है। सत्ता दिखाने के लिए तो है, पावर दिखाने के लिए तो सब कुछ होता है। आज कंट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक तरीके पे या फिर ऐसे एक्सपेरिमेंट क्यों करती है, ताकि उसकी जितने एटम बम्स, जितने बड़े बड़े मशीन्स, जेट्स होंगे, तो उस कंट्री की उतनी पावर दिखेगी, पॉलिटिक्स खेली जाएगी पूरे वर्ल्ड तौर पर। तो इसीलिए नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटलिज्म का क्या इंपॉर्टेंस है, प्रिवेंट्स क्लाइमेट चेंज। इसका हम करते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है, इससे हमें पता चलता है कि हमें क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, जलवायु बढ़ी, उसको प्रिवेंट करना है, क्योंकि जलवायु जितनी बदलेगी उतना हमारे लिए नुकसानदायक है। रिड्यूसेस कार्बन इमिशन, जितने भी कार्बन उत्सर्जन हो रहे हैं उसे रोकना। एंड प्रमोट्स क्लीन एनर्जी, और हमारी एनर्जी जो है वो क्लीन हो। क्लीन एनर्जी यानी ऐसी एनर्जी जो अगर हवा में जाती भी है तो वो प्रोडक्शन ना करे, किस चीज़ का, कार्बन डाइऑक्साइड्स का ना करे, या फिर पोल्यूशन ना करे। ओके, नाउ प्रोटेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करना, इसका मतलब मानव स्वास्थ्य पर बात करना। रिड्यूसेस एक्सपोजर ऑफ पॉल्यूटेंट, जितने भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो एकदम स्मॉल, मिली, माइक्रो, जितने भी, उन सबको रोकना, दैट कॉजेज डिजीज, जो आज ह्यूमन हेल्थ पे बहुत इफेक्ट करते हैं। प्रिजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल यानी प्राकृतिक संसाधनों को बचाए रखना। एंश्योर करना फ्यूचर जनरेशन हैव एक्सेस टू क्लीन एयर, फ्यूचर जनरेशन को क्लीन एयर मिले, वाटर मिले, एंड फॉरेस्ट मिले, वन संपदा, ये सब मिले। सपोर्ट इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, यानी सपोर्ट करना किस चीज़ का, इकोनॉमिक, अर्थव्यवस्था को, सततता को सपोर्ट मिले। ग्रीन इंडस्ट्रीज क्रिएट जॉब्स, जो ग्रीन इंडस्ट्रीज होती है वो ऐसी जॉब क्रिएट करे, ऐसी औद्योगिक जॉब लेकर आए जिससे क्या हो, प्रमोट लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहे, अर्थव्यवस्था भी बनी रहे और स्टेबिलिटी भी रहे और इन्वायरमेंट को नुकसान भी ना पहुंचे, इसमें सपोर्ट करना। इनहेंसेस फूड सिक्योरिटी, जो खाद्य पदार्थ है उन पर भी ध्यान देना, क्योंकि वो ज़रूरी है। जैसे लाइक हम कहते हैं खाद्य पदार्थों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, सॉइल ज़रूरी है। अब सॉइल ही अच्छी नहीं होगी, वही पॉल्यूटेंट होगी, तो हमारे जो फूड है वो भी खराब होंगे। तो सॉयल, वाटर एंड बायोडाइवर्सिटी सब अच्छा हो, विच आर एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर, वो कृषि में भी हमारे लिए हेल्पफुल होगा। हम देखते हैं इन्वायरमेंटल
मूवमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड क्या क्या हुए थे। सबसे पहला है ग्लोबल मूवमेंट्स, हम देखते हैं जो बहुत ही ग्लोबली हुए हैं, जैसे कि अर्थ डे 1970 से प्रेजेंट तक ये डे है अर्थ डे। वर्ल्ड वाइड मूवमेंट है, ये बहुत ही वर्ल्ड में चलाया जाने वाला एक हम कह सकते हैं अनुसंधान है। उसके अंदर प्रमोट करते हैं हम इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ाते हैं। एक्सटिंक्शन रेबिलियन, इसका मतलब 2018 से चल रहा है प्रेजेंट तक। यूजेस नॉन वायलेंट सिविक डिसोबीडियंस एंड डिमांड क्लाइमेट एक्शन के ऊपर जो है उस पर बात उठी है। राइट नाउ फ्राइडे फॉर फ्यूचर, ये नाम है, ये याद करने एग्जाम में आ सकते हैं। 2018 से प्रेजेंट तक लेड बाय द ग्रेटा थनबर्ग अर्जिंग गवर्नमेंट्स टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। ये कौन इसे चला रहा है? ग्रेटा थनबर्ग चला रहे हैं और ये अर्ज करते हैं गवर्नमेंट्स टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं कि क्यों हो रहा है, हटाया जाए इसे, क्लाइमेट चेंज को रोका जाए। नाउ इंडियन इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स अब इंडिया में चलाए गए, जैसे लाइक चिपको आंदोलन हम जानते हैं, अमृता देवी इन खेजड़ली। तो ग्रास रूट्स बहुत ही लोकल लेवल पे, क्योंकि खेजड़ली इज जस्ट लाइक अ विलेज, बहुत ही लोकल लेवल पे चलाया गया है मूवमेंट है ये इन इंडिया टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, क्योंकि वहाँ के लोग जो है ना पेड़ पौधों को काटने नहीं देते। तो ये 1973 में था। साइलेंट वैली मूवमेंट है 1978 टू 1985 में। इसमें प्रिवेंट की बात की गई है, द डिस्ट्रक्शन ऑफ केरला साइलेंट वैली, जो केरला में साइलेंट वैलीज है उसके डिस्ट्रक्शन को रोके और रेन फॉरेस्ट को बचाकर रखने की बात की गई है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के अंदर ये अभी भी चल रहा है, नर्मदा नदी के ऊपर है नर्मदा बचाओ आंदोलन। अपोज करना द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल टू द नर्मदा डैम प्रोजेक्ट, क्योंकि नर्मदा के ऊपर डैम बनाया जा रहा था तो उसके वजह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित करना था। इस चीज़ को अपोज कर रहे हैं आज के लोग वहाँ के। ओके, एग्जाम्पल ऑफ कंट्रीज लीडिंग एनवायरमेंटलिज्म, आज कौन सी कंट्रीज जो है पर्यावरणवाद को जो है लीड कर रही है, नेतृत्व कर रही है उस चीज़ का। तो स्वीडन वेरी इंपॉर्टेंट, लीडर इन रीन्यूएबल एनर्जी। आज स्वीडन किस चीज़ में लीड करता है? रीन्यूएबल एनर्जी में वो ज़्यादातर ध्यान देता है कि हमें सोलर एंड विंड एनर्जी पे फोकस करना चाहिए, ना कि फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी, ना कि कोल एनर्जी। ठीक है, एंड रिसाइकलिंग करनी चाहिए चीज़ों को, एक दो बार नहीं, पुनर्यूज जो हम कहते हैं ना, रिसाइकलिंग। एंड कार्बन न्यूट्रलिटी गोल्स होने चाहिए, कार्बन जो है न्यूट्रल होने चाहिए गोल्स उसके। राइट, डेनमार्क प्लान्स टू बी फॉसिल फ्यूल्स फ्री, फॉसिल फ्यूल्स फ्री, ट्रिपल एफ हम याद रख सकते हैं। 2050 तक इसका प्लान है डेनमार्क का। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। कोस्टा रिका मतलब कंट्री है, प्रोड्यूसेस ओवर 98% ऑफ इट्स एनर्जी फ्रॉम रीन्यूएबल रिसोर्सेज। आज ऐसी कंट्री जो 98% अपनी एनर्जी को कहाँ से लेके आ रही है? रीन्यूएबल सोर्सेज लेके आ रही है। जर्मनी, स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज बनाई गई है उन ग्रीन एनर्जी पर बात करना कि कौन सी एनर्जी हमारे लिए गुड है, वो चीज़ हरित एनर्जी। ठीक है, एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। भूटान में हम देखते हैं द वर्ल्ड्स ओनली कार्बन नेगेटिव कंट्री। तो भूटान ऐसी एक कंट्री है जो कार्बन नेगेटिव कंट्री है, एब्जॉर्ब करती है मोर CO2 देन इट इमिट, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड फैलाती नहीं है, उसे खत्म करती है। राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट है चैलेंजेस टू इन्वायरमेंटलिज्म। आज जो है पर्यावरणवाद के लिए चैलेंज क्या है, चुनौतियां क्या क्या है? पॉलिटिकल एंड कॉर्पोरेट रेसिस्टेंस, गवर्नमेंट्स एंड इंडस्ट्री, जितनी भी गवर्नमेंट सरकारें और उद्योग हैं, प्रायोरिटाइज इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर ओवर सस्टेनेबिलिटी। वो सततता को ध्यान नहीं रखते हैं, वो ये नहीं कहते हमें नेचुरल रिसोर्सेज बचाने चाहिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट पे, अपने आर्थिक विकास पे, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं। तो दिस इज पॉलिटिकल, दिस इज कॉर्पोरेट रेसिस्टेंस है, वो अपने एक दायरे में सीमित है। लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, आज उनके पास ना पब्लिक अवेयरनेस नहीं है बिल्कुल भी, मतलब लोग जागरूक नहीं हैं। मेनी पीपल रिमेन यूनिफॉर्म्ड अबाउट एनवायरमेंटल इशू, लोगों को पता ही नहीं है एनवायरमेंट क्या है, वो एकदम जागरूक नहीं है। डिफॉरेस्टेशन, जो वनों की कटाई अंधाधुंध तरीके से चल रही है, हैबिटेट लॉस हो रहे हैं उसकी वजह से। इसका मतलब एक्सपेंडिंग एग्रीकल्चर एंड अर्बनाइजेशन डिस्ट्रॉय इकोसिस्टम, जो आज बढ़ता कृषि है, बढ़ती कृषि हम देख रहे हैं, शहरीकरण है, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हमारे परिस्थितिकी को, हमारे इकोसिस्टम को। प्लास्टिक एंड केमिकल पोल्यूशंस, तो ओशियंस एंड लैंडफिल्स आर ओवरवेल्म्ड विद नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। आज बायोडिग्रेडेबल ऐसे वेस्ट होते हैं जो मिट्टी में मिलके खत्म हो जाते हैं, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स हुए, ऐसे ऐसे वेस्ट जिनका कभी अंत होना बहुत बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से उसका अंत होता है। ठीक है, तो ऐसे प्लास्टिक्स और केमिकल पोल्यूशंस आज हमारे फैल रहे हैं, उसकी वजह से हमारे जो समुद्र है और हमारे जो ज़मीनें हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? वो भर चुके हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से पूरे ऊपर तक आ चुके हैं। ठीक है,
इसका मतलब क्लाइमेट चेंज डेनियल हो चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइमेट चेंज देखने को, मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज जो है ना वो किस चीज़ को, जो पॉलिटिकल राजनीतिक विचार हैं वो हिंडर करती है क्लाइमेट एक्शन को, फिर हम एक्शन नहीं ले पाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्ट्स एंड डाटा की ऑन एनवायरमेंटलिज्म। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। द ग्लोबल टेम्परेचर हैज़ रीजन बाय 1.2 डिग्री सेल्सियस सिंस द प्रेजेंट द प्री इंडस्ट्रियल एरा। पहले प्री इंडस्ट्रियल एरा जो है उससे आज हम देख पा रहे हैं 1.2 डिग्री बढ़ चुका है ग्लोबल टेम्परेचर, हमारे जो पूरे ग्लोब का टेम्परेचर है। और ये IPCC 2023 इसका यूज़ किया गया है यहाँ से। 9 मिलियन डेथ पर ईयर हो रही है आर लिंक्ड टू पोल्यूशन रिलेटेड डिजीज। और ये कारण क्या है WHO बताती है, 2022 में देती है ये खबर कि पोल्यूशन रिलेटेड है इस चीज़ का। पोल्यूशन, पर्यावरण के कारण इतने लोग पर ईयर मर रहे हैं। मेनी मोर देन 1 मिलियन स्पीसीज, जो इतनी प्रजातियां हैं, आर एट रिस्क। रिस्क मतलब बस लुप्त होने वाली है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, आज लोगों के कारण। UN बायोडाइवर्सिटी रिपोर्ट 2019 ये कहती है ओवर 80% ऑफ द ग्लोबल एनर्जी स्टिल कम्स फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। आज भी 80% एनर्जी है ना ग्लोबल की, पूरे विश्व की, कहाँ से आ रही है? फॉसिल फ्यूल से आ रही है। ये रिपोर्ट IEA 2023 बताता है। फिर 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स। और पॉपुलेशन के कारण है ना खतरनाक तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है 2023 में। अब हम कंक्लूजन देखते हैं कि इन्वायरमेंट, पर्यावरणवाद जो है बहुत क्रूशियल मूवमेंट है, ज़रूरी है ये आंदोलन चलाया जाना फॉर द सर्वाइवल ऑफ आवर प्लानट। अगर हमने ये नहीं किया तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। हमारे प्लानट, हमारे अर्थ को बचा कर रखने के लिए ये इन्वायरमेंटलिज्म जो एक मोमेंट है, आंदोलन है, विश्वव्यापी मतलब तरीके से चलाया जाना चाहिए। एडवोकेटिंग फॉर सस्टेनेबिलिटी, सततता को बनाए रखने के लिए, कंजर्वेशन, इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने के लिए। वाइल मेनी कंट्रीज हैव मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस, बहुत सी कंट्रीज ने प्रोग्रेस की है इस बारे में, इम्प्लीमेंट किया है, क्रियान्वयन किया है, इन्वायरमेंटल पॉलिसीज को लेकर आए हैं, नीतियों को लागू किया है। चैलेंजेस को उन्होंने चैलेंजेस को फेस किया है, लाइक डिफॉरेस्टेशन एंड पोल्यूशन रिमेन सोर्सेज थ्रेट, लेकिन आज भी जो है थ्रेट का कारण बने हुए हैं। द फ्यूचर इन्वायरमेंटलिज्म डिपेंड्स ऑन ग्लोबल कॉपरेशन, साइंटिफिक इनोवेशन एंड पब्लिक इंगेजमेंट। जब तक लोगों की भागीदारी, प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी नहीं होगी, कितना भी हम ग्लोबली कॉपरेट करें नहीं हो पाएगा। सब लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा, अपने वर्ल्ड के लिए, अपने अर्थ के लिए, इक्विटेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन के लिए काम करना पड़ेगा। बाय इंटीग्रेटिंग environmental awareness into policies, businesses and daily life, society can move towards a greener and more sustainable future। अगर हम इसी तरीके से काम करेंगे तो हम ग्रीन और अच्छे फ्यूचर की ओर आगे बढ़ेंगे, वरना हमारा विनाश निश्चित है। तो ये टॉपिक ना इट्स नॉट ओनली फॉर पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट की रक्षा हमारे ही हाथों में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।